Hello everyone, welcome to my channel NTNet Commerce Classes. Today I will discuss Income Tax Act 1961 पढ़ेंगे आज हम। ओके, चलो शुरू करते हैं। कहता है कि असेसी कौन होता है। असेसी एक ऐसा पर्सन होता है जिसकी इनकम पर टैक्स लगाया जाता है। वो कौन होता है? वो असेसी होता है। ठीक है, ये डिफरेंट हेड से अपनी इनकम जो है वो अर्न करता है और उस पर टैक्स देता है। उसको क्या बोलते हैं? असेसी बोलते हैं। उसके बाद असेसमेंट ईयर क्या होता है? ये सेक्शन 2 और सब सेक्शन 9 के अंतर्गत आता है। कहते हैं कि असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जो फाइनेंशियल ईयर के बाद आता है। ठीक है जी, और उस पर असेसमेंट ईयर में टैक्स लगता है। देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है। फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है जिसमें इनकम को अर्न किया जाता है। ठीक है, और असेसमेंट ईयर वो होता है जो फाइनेंशियल ईयर में कमाई हुई इनकम पर असेसमेंट ईयर में टैक्स लगता है। ठीक है जी, इसको हम आगे से यहाँ से अच्छे से समझेंगे। कहता है कि डिफरेंस बताइए दोनों में। फाइनेंशियल ईयर को हम प्रीवियस ईयर भी कहते हैं। ओके, ये 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। ठीक है जी, ये सेक्शन 3 में आने वाला होता है। और कहता है, और असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जो फाइनेंशियल ईयर के बाद में आता है। ठीक है जी, और कहता है कि जो इनकम हमने फाइनेंशियल ईयर में हमने जो इनकम अर्न की उस पर असेसमेंट ईयर में टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल पर तौर पर लेते हैं, हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा है? असेसमेंट ईयर है हमारा 20 और 21। तो इसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? 19 और 20। ओके, 19-20 में कमाई हुई इनकम पर हम 20 और 21 में टैक्स देंगे। तो ये हमारा असेसमेंट ईयर हुआ, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर हुआ। ओके, उसके बाद पढ़ते हैं पर्सन कौन होता है। ये सेक्शन 2 और सब सेक्शन 31 के अंतर्गत आता है। ये कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई HUF भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई फर्म भी, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कोई लोकल अथॉरिटी, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है जी, कोई आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, ये सब पर्सन्स होते हैं जिसकी अमाउंट पर टैक्स दिया जाता है। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं एग्जाम्ड इनकम्स। एग्जाम्ड इनकम कौन कौन सी होती हैं? नंबर फर्स्ट, हाउस रेंट अलाउंस, अलाउंस ऑन ट्रांसपोर्टेशन चिल्ड्रंस, एजुकेशन सब्सिडी एंड हॉस्टल फीस। ठीक है जी, ये सेक्शन 10 में आने वाली बहुत सारी इनकम होती हैं जो टैक्स फ्री होती हैं, और सेक्शन 54 में भी कुछ इनकम आती हैं जो टैक्स फ्री होती हैं। अब हम सेक्शन 10 में आने वाली इनकम्स को पढ़ते हैं जो कि टैक्स फ्री होती हैं, जिन पर टैक्स नहीं लगाया जाता। पहला है एग्रीकल्चर, ये सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत आता है। ये अमाउंट, फिर सेकंड पढ़ते हैं अमाउंट रिसीव आउट ऑफ द फैमिली इनकम, HUF या अनडिवाइडेड फैमिली, ये सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत आता है। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट कोई अर्न किया हो तो वो टैक्स फ्री होता है, सेक्शन 10 और सब सेक्शन 2A के अंतर्गत आता है। कहता है कि इंटरेस्ट पेड टू नॉन रेजिडेंट को कोई इंटरेस्ट पेड किया तो क्या होगा? वो टैक्स फ्री होएगा। ये सेक्शन 10 सब सेक्शन 4 और उसका भी सब सेक्शन 1 के अंतर्गत आता है। कहता है कि इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कहता है कि इंटरेस्ट टू नॉन रेजिडेंट ऑन नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स, नॉन रेजिडेंट को कोई इंटरेस्ट दिया तो ये सेक्शन 10 और सब सेक्शन 4 उसका सब सेक्शन 2 के अंतर्गत आता है। उसके बाद कहते हैं कि इंटरेस्ट पेड टू ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज़ अ नॉन रेजिडेंट। ठीक है जी, उसको कोई दिया गया इंटरेस्ट तो ये टैक्स फ्री होएगा। ये सेक्शन 10 और सब सेक्शन 4B के अंतर्गत आता है। फिर कहता है कि लिव ट्रैवल एंड कंसेशन या असिस्टेंस, ये सेक्शन 10 और सब सेक्शन 5 के अंतर्गत आता है। ओके, उसके बाद हम सेक्शन 10 को ही कंटिन्यू करेंगे। कहता है कि कोई भी रेमुनरेशन या सैलरी रिसीव की गई हो किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा जो कि सिटीजन नहीं है इंडिया का, हु इज़ अ नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सेक्शन 10 और सब सेक्शन 6 के अंतर्गत टैक्स फ्री रहेगा। कहता है कि कोई भी रेमुनरेशन रिसीव एज एन एम्प्लॉय ऑफ फॉरेन एंटरप्राइज से कोई भी जो क्या कहते हैं रेमुनरेशन दिया हो वो भी टैक्स फ्री रहेगा, लिया हो। ये सेक्शन 10 और सब सेक्शन 6 के अंतर ये आता है। ठीक है जी, 4 नहीं है, 6 है ये। कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट ऑन फॉरेन शिप पर कोई एम्प्लॉयमेंट करता है तो ये सेक्शन 10 और सब सेक्शन 6। ओके, और उसका भी सब सेक्शन 8 के अंतर्गत आता है। फिर इसका डी पॉइंट पढ़ते हैं। कहता है कि रेमुनरेशन रिसीव बाय एन एम्प्लॉई ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट से कोई रेमुनरेशन लिया तो वो टैक्स फ्री रहेगा। सेक्शन
10 सब सेक्शन 6 उसका भी सब सेक्शन 11 के अंतर्गत कहता है। फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट पढ़ते हैं, टैक्स पेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है जी, और इंडियन कंसर्न और इनकम ऑफ फॉरेन कंपनी, तो क्या होगा, टैक्स फ्री रहेगा। ये सेक्शन 10 और सब सेक्शन 6A 6B 6BB 6C के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद पढ़ते हैं प्रे रिक्वेस्ट अलाउंस पेड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉय सर्विसिंग आउटसाइड इंडिया, गवर्नमेंट ने दिया वैसे एम्प्लॉयज़ को जो आउटसाइड इंडिया काम करता था अलाउंस वगैरह, तो वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 7 के अंदर का टैक्स फ्री रहेगा। कहता है कि एम्प्लॉय ऑफ फॉरेन कंट्री वर्किंग इन इंडिया अंडर द कॉर्पोरेट टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम, कॉर्पोरेट टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंतर्गत काम करने वाले पर्सन को जो कि कहाँ का है, फॉरेन कंट्री का है, तो उसको टैक्स फ्री रहेगी। उसको होने वाली इनकम ये टैक्स सेक्शन 10 और सब सेक्शन 8 के अंतर्गत आती है। इनकम ऑफ कंसल्टेंट, हमने किसी के साथ बातचीत की उसके हमको इनकम हुई, तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 8A के अंतर्गत आती है। इनकम ऑफ एम्प्लॉय ऑन कंसल्टेंट, तो ये भी टैक्स फ्री रहेगी, सेक्शन 10 सब सेक्शन 8B के अंतर्गत आती है। फिर इसको ये आगे कंटिन्यू करते हैं। कहता है कि इनकम ऑफ एम्प्लॉय ये तो हो गया था। कहता है कि इनकम ऑफ एनी मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ इंडिविजुअल वर्किंग इन इंडिया अंडर द कॉर्पोरेट टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम, तो ये भी टैक्स फ्री रहेगा, ठीक है जी। किसके काम करता है, कॉर्पोरेट टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम में काम करता है। ये सेक्शन 10 और सब सेक्शन 9 के अंतर्गत टैक्स फ्री रहेगा। उसके बाद है ग्रेजुएटी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहता है कि ग्रेजुएटी सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 में आता है। ग्रेजुएटी रिसीव बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो टैक्स ग्रेजुएटी लेता है तो वो टैक्स फ्री रहता है, सेक्शन 10 और सब सेक्शन 1 के अंतर्गत। इसका बी पॉइंट पढ़ते हैं। कहता है कि ग्रेजुएटी रिसीव बाय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने ग्रेजुएटी रिसीव की जो कवर होता था ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के अंतर्गत, तो ये कहाँ कब आएगा, ये इसमें आता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 10(2) में आता है और ये टैक्स फ्री होता है। उसके बाद आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। कहता है कि कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन रिसीव हुई तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A के अंतर्गत टैक्स फ्री रहेगा। उसके बाद पढ़ते हैं अमाउंट रिसीव एज ए लीव इनकैशमेंट ऑफ रिटायरमेंट पर कोई भी हमने अमाउंट रिसीव की तो टैक्स फ्री रहेगी, ये सेक्शन 10 और सब सेक्शन 10AA के अंतर्गत आता है। उसके बाद पढ़ते हैं रिट्रीचमेंट कंपनसेशन रिसीव बाय द वर्कमैन। कहता है कि रिट्रीचमेंट कंपनसेशन रिसीव किया गया बाय द वर्कमैन के थ्रू तो ये टैक्स फ्री रहेगा, ये सेक्शन 10 और सब सेक्शन 10B के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं पेमेंट रिसीव अंडर द भोपाल गैस लीक डिजास्टर। कहता है कि भोपाल गैस लीक डिजास्टर के अंतर्गत कोई पेमेंट रिसीव हुई तो वो टैक्स फ्री रहेगा, सेक्शन 10 और सब सेक्शन 10BB के अंतर्गत। और ये कौन से एक्ट में आता है, ये 1985 वाले एक्ट में आता है। उसके बाद पढ़ते हैं इसका पॉइंट। कहता है कि कंपनसेशन रिसीव इन केस ऑफ एनी डिजास्टर के केस में कोई भी कंपनसेशन रिसीव किया तो वो क्या होगा, टैक्स फ्री होगा, ये सेक्शन 10 और सब सेक्शन 10BC के अंतर्गत आता है। उसके बाद आगे इसको ही कंटिन्यू करते हैं। कहते हैं कि रिटायरमेंट कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम, कहता है कि रिटायरमेंट कंपनसेशन फ्रॉम ए पब्लिक सेक्टर कंपनी या अदर कंपनी से कोई भी रिटायरमेंट कंपनसेशन मिला तो वो टैक्स फ्री रहेगा, सेक्शन 10 सब सेक्शन 10C के अंतर्गत। कहता है कि टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी पे रिक्वेस्ट पेड बाय द एम्प्लॉयर्स, तो ये भी टैक्स फ्री रहता है, ओके, सेक्शन 10 और सब सेक्शन 10C के अंतर्गत। कहते हैं कि अमाउंट रिसीव अंडर द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर मिलने वाली इनकम भी टैक्स फ्री होती है, ये सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D के अंतर्गत आती है, ओके जी। उसके बाद हम पढ़ते हैं। कहते हैं कि स्टेचुअरी प्रोविडेंट फंड्स सेक्शन 10 सब सेक्शन 11 के अंतर्गत टैक्स फ्री होता है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड भी जो है सेक्शन 10 और सब सेक्शन 12 के अंतर्गत आता है, टैक्स फ्री होता है। इसको ही आगे कंटिन्यू करते हैं। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड सेक्शन 10 सब सेक्शन 12 के अंतर्गत आता है और टैक्स फ्री होता है। सुपर एनम फंड्स सेक्शन 10 सब सेक्शन 13, हाउस रेंट अलाउंस HRA बोलते हैं जिसको, सेक्शन 10 सब सेक्शन 13। कहता है कि बिजनेस एक्सपेंडिचर अलाउंस, कौन सा वाला, बिजनेस एक्सपेंडिचर अलाउंस टैक्स फ्री रहता है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 के अंतर्गत आता है। फिर कहता है कि इंटरेस्ट इनकम, तो ये सेक्शन 10 सब सेक्शन 15 के अंतर्गत आता है। कोई स्कॉलरशिप रिसीव हुई हो तो ये सेक्शन 10 सब सेक्शन 16 के अंतर्गत आता है, टैक्स फ्री होता है। फिर बढ़ते हैं अलाउंस ऑफ MP, MLA, MLC, ये टैक्स फ्री होता है
और ये सेक्शन 10(17) के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कहता है कि अवार्ड इंस्टीट्यूट बाय द गवर्नमेंट ने कोई इंस्टीट्यूट को अवार्ड दिया तो वो टैक्स फ्री रहेगा। ये सेक्शन आता है इसका 10 और सब सेक्शन 17A। पेंशन रिसीव बाय द सर्टेन विनर ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स, पेंशन रिसीव किया गया किसी विनर के थ्रू तो ये टैक्स फ्री रहेगा। ओके, और ये सेक्शन 10 और सब सेक्शन 18 के अंतर्गत आता है। उसके बाद है कोई फैमिली मेम्बर जो आर्मी में लगा हुआ था, मिलिट्री में काम करता था, उनको क्या मिलती है, पेंशन मिलती है, या उसके किसी फैमिली मेम्बर को या उसे मिलती है तो क्या होगा, वो टैक्स फ्री रहेगा। और किस में आएगा, ये सेक्शन जो है हमारा 10 और सब सेक्शन 19 के अंतर्गत आता है। कहते हैं कि इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी से होने वाली इनकम क्या होती है, टैक्स फ्री होती है। ये सेक्शन जो है हमारा 10 और सब सेक्शन 20 के अंतर्गत आता है। उसके बाद इसको ही आगे कंटिन्यू करते हैं। कहते हैं कि इनकम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च से होने वाली इनकम क्या होती है, टैक्स फ्री होती हैं। सेक्शन 10 और सब सेक्शन 21 के अंतर्गत आती हैं। कहता है कि इनकम ऑफ न्यूज़ एजेंसी से होने वाली इनकम सेक्शन 10 सब सेक्शन 22B के अंतर्गत। इनकम ऑफ सम प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन से होने वाली इनकम जो है वो भी टैक्स फ्री रहेगी। सेक्शन 10 सब सेक्शन 23A के अंतर्गत आती है। इसको पढ़ते हैं। कहता है ये वाला पॉइंट, कहता है कि इनकम रिसीव बाय रेजिमेंटल फंड से कोई इनकम हुई तो क्या होगा, वो टैक्स फ्री रहेगी, 23A के अंतर्गत आएगी। उसके बाद इसका ए वाला पॉइंट पढ़ते हैं। इनकम ऑफ ए फंड सेटअप फॉर वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय एंड देयर डिपेंडेंट्स के लिए कोई भी फंड सेटअप किया तो वो टैक्स फ्री रहेगा। सेक्शन 10 सब सेक्शन 23A के अंतर्गत आती है। फिर इसका बी पॉइंट पढ़ते हैं। कहता है कि इनकम ऑफ पेंशन फंड सेटअप बाय LIC एंड अदर इंश्योर। कहते हैं कि LIC के थ्रू कोई इनकम के लिए कोई पेंशन फंड सेटअप किया गया तो वो टैक्स फ्री रहेगा। ठीक है जी। और ये सेक्शन किस में आता है, 10 और सब सेक्शन 23A B के अंतर्गत आता है। इसको पढ़ते हैं। कहता है कि इनकम ऑफ स्टेट लेवल खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड से होने वाली इनकम्स क्या होती हैं, टैक्स फ्री होती हैं। वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 23BB के अंतर्गत आती हैं। इसका ए पॉइंट पढ़ते हैं। कहता है कि ये वाला, कहता है कि इनकम ऑफ सर्टेन अथॉरिटी सेटअप टू मैनेज द रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। इनकम हुई किसी सर्टेन अथॉरिटी से सेटअप टू मैनेज रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने के लिए उससे कोई इनकम हुई तो वो किस में आती है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 23BBA के अंतर्गत आती है। उसके बाद इसको ही आगे कंटिन्यू करते हैं। कहते हैं कि इनकम हुई फॉर सर्टेन इनकम ऑफ वेंचर कैपिटल कंपनी से और वेंचर कैपिटल फंड फ्रॉम द सर्टेन स्पेसिफिक बिजनेस ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है जी, उससे होने वाली इनकम जो है वो एग्जम्प्ट होती हैं। ये सेक्शन 10 सब सेक्शन 23FB के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद पढ़ते हैं इनकम ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, ये भी टैक्स फ्री होती है। ठीक है जी, ये सेक्शन 10 सब सेक्शन 24 के अंतर्गत आती है। प्रोविडेंट इनकम ऑफ प्रोविडेंट एंड सुपर एनम फंड, ये भी टैक्स फ्री होती है। सेक्शन 10 सब सेक्शन 25 के अंतर्गत आती है। इनकम ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड से होने वाली इनकम जो है वो टैक्स फ्री रहेगी और ये सेक्शन 10 सब सेक्शन 25A के अंतर्गत आती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, इसको ही आगे कंटिन्यू करते हैं। इनकम रिसीव बाय ए पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ फॉलोइंग फंड्स, इन फंड से होने वाली जो इनकम है वो टैक्स फ्री रहेगी। ये सेक्शन 10 सब सेक्शन 23C के अंतर्गत आती है। कहता है कि म्यूचुअल फंड से होने वाली इनकम टैक्स फ्री है। सेक्शन 10 सब सेक्शन 23D। इनकम ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से होने वाली इनकम जो है वो टैक्स फ्री रहेगी। सेक्शन 10 सब सेक्शन 23D के अंतर्गत आती है। इनकम ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से होने वाली इनकम जो है वो टैक्स फ्री रहेगी। ठीक है जी, और ये कौन से सेक्शन में आएगी, ये सेक्शन 10 सब सेक्शन 23E के अंतर्गत आएगी। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं ये वाला। कहता है कि इनकम ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड्स ऑफ डिपोजिटरी, ये किस में आती है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 23 के अंतर्गत आती है। उसके बाद आगे फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। कहता है कि इनकम ऑफ शेड्यूल ट्रिप मेंबर की कोई इनकम हुई तो वो टैक्स फ्री रहेगी। सेक्शन 10 सब सेक्शन 26 या 26A के अंतर्गत आती है।
कहता है कि इनकम ऑफ सिक्किम्स इंडिविजुअल्स की जो इनकम है वो टैक्स फ्री रहेगी। सेक्शन 10(26)A(AN) के अंतर्गत आती है। उसके बाद पढ़ते हैं ये वाला पॉइंट, कहता है कि रेगुलेटिंग द मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है जी, मार्केट रेगुलेटिंग करना है द मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, तो वो टैक्स फ्री रहेगी। सेक्शन 10 सब सेक्शन 26(A)(B) के अंतर्गत आती है। इनकम ऑफ ए कॉर्पोरेशन सेटअप फॉर प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्रिब ऑफ बैकवर्ड एरिया। कहता है कि कोई भी कॉर्पोरेशन सेटअप किया गया किसी प्रमोट करने के लिए शेड्यूल कास्ट को या बैकवर्ड क्लासेस को, उससे होने वाली इनकम जो है वो टैक्स फ्री रहेगी और सेक्शन 10 और सब सेक्शन 26(B) के अंतर्गत आएगी। उसके बाद हम पढ़ते हैं इनकम ऑफ ए कॉर्पोरेशन सेटअप टू प्रोटेक्ट। कहते हैं प्रोटेक्ट करना है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कॉर्पोरेशन सेटअप किया गया, ठीक है जी, उससे होने वाली इनकम जो है वो टैक्स फ्री रहेगी। 26(B) के अंतर्गत आएगी। एनी इनकम ऑफ द कॉर्पोरेशन एस्टलाइज फॉर द एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी कॉर्पोरेशन सेटअप किया गया, उससे कोई इनकम हुई तो वो क्या होगी, वो टैक्स फ्री होगी। ओके, और ये सेक्शन 10 और सब सेक्शन 26(B) के अंतर्गत आती है। इनकम ऑफ ए कॉर्पोरेशन सोसाइटी लुकिंग आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्रिब, तो ये भी टैक्स फ्री रहेगी और सेक्शन 10 और सब सेक्शन 27 के अंतर्गत आती है। एनी इनकम एक्रूड अराइजिंग टू कॉमोडिटी बोर्ड, ठीक है जी, तो ये भी टैक्स फ्री होती है। सेक्शन 10 और सब सेक्शन 29(A) के अंतर्गत आती है। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कहते हैं कि अमाउंट रिसीव एज अ सब्सिडी फ्रॉम द टी बोर्ड से कोई सब्सिडी रिसीव हुई तो टैक्स फ्री रहेगी, ये 30 के अंतर्गत आती है। ठीक है जी, सेक्शन 10 सब सेक्शन 30। अमाउंट रिसीव एज अ सब्सिडी फ्रॉम थ्रू द कंसर्न बोर्ड से कोई अमाउंट रिसीव हुई तो टैक्स फ्री रहेगी, सेक्शन 10 और सब सेक्शन 31 के अंतर्गत आती है। उसके बाद है चाइल्ड क्लब से कोई इनकम हुई तो ये भी टैक्स फ्री होती है, ये सेक्शन 32 के अंतर्गत आती है। इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, इंडियन कंपनी से कोई भी डिविडेंड मिला तो वो टैक्स फ्री रहेगा और सेक्शन 10 सब सेक्शन 34 के अंतर्गत आता है। ठीक है जी, ये सेक्शन 34 के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड। उसके बाद हम पढ़ते हैं इनकम ऑफ शेयर होल्डर्स, ये तो हो गया था, ये वाला पढ़ते हैं। कहता है कि इनकम ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ बाई बैक ऑफ शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है जी, अनलिस्टेड कंपनी से बाई बैक करने पर शेयर होल्डर्स को मिलने वाला जो इनकम है, ठीक है जी, मिलने वाली इनकम जो है वो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जम्प्ट रहेगी। सेक्शन 10 और सब सेक्शन 34(A) के अंतर्गत आती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कहते हैं कि इनकम रिसीव फ्रॉम द यूनिट्स से कोई इनकम हुई तो सेक्शन 10 और सब सेक्शन 35 के अंतर्गत आती है और टैक्स फ्री होती है। कहते हैं कि इनकम फ्रॉम द सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से होने वाली इनकम टैक्स फ्री होती है और ये सेक्शन 10 और सब सेक्शन 35 के अंतर्गत आती है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉच द वीडियो। थैंक यू सो मच। सेफ रहें, घर रहें, मास्क लगा कर रखें, हाथ धोते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉच द वीडियो।